हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाए, उसके बारे में तुम्हारी जबानें नहीं खुलती। क्रिमिनल से, करप्शन से, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे नीतीश जी। लेकिन आपकी बस्ती बिहार शरीफ में 105 साल पुराना मदरसा अजीजिया, जिसको जला दिया जाता है। हमारी मजहबी किताबें, हम अपने ईमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। कुरान मजीद के नुस्खे, फिक़ह की किताबें, अहादीस के तर्जुमे सारे जला दिए गए। 41 से ज्यादा मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया। मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया। एक दिन नहीं, दो दो दिन शरपसंदों ने किया। कहां चला गया आपका कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने का ऐलान? चूंकि मुसलमानों की बस्ती थी, हमको लूटा गया। मुसलमानों, दुनिया में कोई भी कौम जब तक खुद लड़ना नहीं चाहेगी, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। आज अगर इस सबको आपने देख लिया, आपने कांग्रेस को, राजद को, जदयू को, बल्कि कुछ लोगों ने भाजपा को भी देखा, कोई हमारा और आपका हमदर्द नहीं बना है। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अभी अभी उन्होंने किशनगंज से एमपी का चुनाव लड़ा है, उनसे गुजारिश करूंगा। वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो फिर तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज के इस इनकलाबी इंतखाबी जलसे के सदर, हम सबों के महबूब नज़र, पूरे भारतवर्ष में दलितों, गरीबों और मजलूमों की एक मजबूत और तवाना आवाज़ मीर महफिल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बाजू में तशरीफ़ फरमा आपके और हमारे बहुत ही महबूब मकबूल लीडर, पाटलिपुत्रा की सरजमीन के बेटे जनाब भाई फारूक रज़ा डब्लू साहब, पार्टी के तासीसी रुकन और जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के कौमी तर्जुमान और यूथ प्रेसिडेंट बिहार जनाब एडवोकेट आदिल साहब, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, किशनगंज से हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैबर भाई जनाब मुखिया हसनैन साहब, इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब भाई नूर साहब, जनाब भाई नियाज साहब, मिश्रा जी, असलम साहब, पार्टी के मधुबनी इकाई के जिम्मेदार और वहाँ से पार्टी के उम्मीदवार जो अभी इलेक्शन लड़के आए हैं, अजीज़ी वक़ार सिद्दीकी साहब, पार्टी के बेलौस खादिम अजीज़ी सोनू बाबू, और यहाँ पर मौजूद सभी नौजवानों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के अच्छे दोस्तों, ये वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। आप भी बहुत ही बेसब्री के साथ अपने लीडर को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर उनको देख लें, चूँकि जिनको आप टीवी में और पार्लियामेंट के बहस में देखते थे, आज आपके सरजमीन में चलकर आपके दरमियान में आए हैं। और नौजवानों, इस तेज और चिलचिलाती धूप में दौलतमंदों ने हेलीकॉप्टर के जरिए से जो प्रोग्राम किया है और उसके प्रोग्राम को भी आपने फीका कर दिया है, और इस गर्मी में भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ जमा हैं, दरअसल पार्टी के तय आपके जज्बे और आपकी मोहब्बत का एक बड़ा सबूत है। मैं इस वक्त दो तीन बातें आपको कहना चाहूँगा कि हम जो इस वक्त लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, MIN जो लड़ाई लड़ने के लिए आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी इस बात का दावा पेश नहीं किया कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है या मैं वज़ीर आला बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने और आपने और हमारे बेशतर बुज़ुर्गों ने इस जमहूरी मुल्क में अपने वोट का जो इस्तेमाल किया, तो अक्सर यही कहा कि साहब हम तो यहाँ नहीं देखते, हम तो दिल्ली देखते हैं ना, हमको सरकार बनानी है। और ये खेल आज़ादी के बाद के इन 77 सालों में हमारे बुज़ुर्ग और हम खेलते रहे। क्यों? इस वजह से कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दादी गांव के उस डॉक्टर की दवा से मर गई, गांव में कोई दूसरा डॉक्टर न था, तो फिर माँ जब बीमार पड़ी तो मजबूरन दवा उसी से लेनी पड़ी। लेकिन अब गांव में जब दूसरा डॉक्टर आ गया है,
जिसकी दवा से दादी मरी है, माँ की दवाई कोई अक्लमंद उससे नहीं लगा। तुमने देखा है गांव में एक औरत 10-12 साल हो शादी के, अगर उसके आगोश में बच्चा न हो तो बच्चे के लिए, चूंकि उसकी ममता की आगोश बहुत परेशान रहती है, तो कभी अड़ोसन के कभी पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। हद तो ये है कि बिल्ली को लेकर गोद में सहलाती है, और बड़े शहरों के दौलतमंद की बीवियां तो कुत्तों को लेकर सहलाती है। लेकिन जब 12 बरस के बाद उसके गोद में बच्चा आ जाए और कोई काला कलोटा नहीं, चांद से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा हो, तो फिर अपने बच्चे की पेशानी को चूमती है, अरे गैरे के बच्चे को गोद में नहीं लेती। तारीख शाहिद है कि इन 70 सालों में हमारी आंखें तरसती थी कि हम अपने लीडर को देखें। मेरी उंगलियां चाहती थी कि अपने लीडर को वोट दें, लेकिन मजबूरी थी, कोई अपना लीडर न था। वही डॉक्टर जिसने दादी को मार डाला था, उसी से हम दवा लेते रहे। अब किसी को अरे गैरे को अब वोट नहीं देना है। अब तो तारीख ने इस बात को सबूत तक पहुंचा दिया है कि किसी ने हमारी मस्जिद तोड़ी है, किसी ने हमारी क़यादत तोड़ी है। हमारे वोट को लेकर जिन लोगों ने सत्ता हासिल किया है, उसने अपने ख़ानदान को तो बुलंदी पर पहुंचा दिया है। हमारे वोट से तख्त व ताज हासिल करने वालों ने हमारी नस्लों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इसलिए अब हम लोगों ने तय कर लिया है, हम नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं कि आपने तय कर लिया है कि सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये तय कर लिया आप लोगों ने। देखो नौजवानों, जरा मुड़कर भारत को देखो। मुल्क की आज़ादी के वक्त 23% नौकरियां मुसलमानों की थी। इसी बिहार में 90 से पहले यादव भाइयों की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन लालू जी आए, यादव भाइयों की हालत अच्छी हो गई। नीतीश जी आए, क्वेरी कुर्मियों को उसने ऊपर उठाया। पासवान जी आए, पासवान को हौसला बख्शा। मुकेश सहनी जी आए, आबादी 3%, लेकिन 32 में से 3 गोया 3% वालों ने 10% टिकट हासिल कर लिया। और राजद के लोगों ने क्या कहा आपको कि गुलामों तुम जाओगे कहां? बीजेपी ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी है, तुम्हारे खिलाफ काला कानून सीएए का लाया है, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, तुम्हारी टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं। मेरे अलावा तुम्हारा मसीहा कौन है? तुमको कुछ भी नहीं देंगे तो हमको तो वोट दोगे ही। तारीख शाहिद है कि बिहार से इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों से 6-6, 7-7 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर जाते थे। आज सिर्फ 4 को टिकट दिया है, और 30-32 लोगों के दरमियान में ये राजद जो कभी माई समीकरण कहती थी, 2 टिकट देकर मुसलमानों को औकात बता दिया है कि तुम मेरे दरबारी के भिख मंगे हो, जो दूं उस पर कनात करो, तुम हिस्सेदार नहीं हो कि तुम हिस्सा देंगे। यमायम आई है कहने के लिए कि इस मुल्क में जो हैसियत आपकी है वही हैसियत हमारी भी है। आपके वोट की कीमत जो है वही हमारे वोट की कीमत भी है। हमारे बाप दादाओं ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया है और सरकार गिराने के लिए वोट दिया है, लेकिन अब नौजवान बेदार हो गया है कि जिस वोट से सरकारें बन सकती हैं, जिस वोट से सरकारें गिर सकती हैं, अगर हमने अक्ल व खिरत का इस्तेमाल किया तो उस वोट के जरिए से हमारे इलाके की तस्वीर भी बदल सकती है। अगर हमने अक्ल व खिरत का इस्तेमाल किया तो इस वोट से हमारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। अब हम दूसरों के शादी के ढोल बाजा बजाने वाले नहीं हैं। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, तो अभी भी राजद में कभी हम लोगों ने मुत्तहिदा मजली महाज का एक जलसा बुलाया था और उसके दौरे भी बिहार में किए थे। उन लोगों में मैं सबसे अजीज था, एमएलए था, और उस जमाने में उसने कहा था कि साहब हर जगह जब बारात जाती है तो बैंड बाजा वाला आगे आगे होता है, आज दूल्हा घोड़ी पर बैठा पीछे होता है। बैंड वाला बाजा वाला 2 कदम बढ़ा तो घोड़ी 2 कदम बढ़ी, अब वो रुक गया तो घोड़ी भी रुक गई, दूल्हा भी रुक गया। बैंड बाजा वाला समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन जब घोड़ी दुल्हन के घर पहुंचती है, दूल्हा मंडप पर बैठता है, तो बैंड बाजा वाले का पता भी नहीं कि वो कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है। ठीक वही हो गया है आज। जब इलेक्शन का जमाना आता है, मुसलमानों के कुछ चेहरे मोहरे, कुछ दाढ़ी वाले, कुछ टोपी वाले, कुछ पगड़ी वालों को तो आजू बाजू में बैठा लेते हैं, लेकिन जब इनकी हुकूमत बन जाती है
तो फिर इनके दरवाजे का दरबान भी इस टोपी दाढ़ी वाले को नहीं पहचानता। इसलिए आज जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पार्टियां जितनी परेशान हैं उससे ज्यादा दलालों का एक तबका परेशान है। गांव का कुछ चौधरी है जो हमारे और आपके वोट का सौदागिरी करता है। मोहल्ले के 100, 150, 300, 500 वोट का अपने आप को जिम्मेदार कहता है, आप चले जाइए, हम ठीक कर लेंगे इन लोगों को। और रात को कहता क्या करोगे, मजबूरी है, बीजेपी से बचाना है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। वो आपके वोट का सौदा करता है, अपने बेटे की नौकरी की पैरवी करा लेता है, अपने बिजनेस की पैरवी करा लेता है। लेकिन जब गरीब के बेटे पर जुल्म हो तो इन दलालों की जबान नहीं खुलती। वो दलाल आज भी MIM की तहरीक से परेशान है। मेरे कईयों नौजवानों, अभी बिहार में जाति आधी अलग गन्ना हुआ है, सुना है तुम लोगों ने? नौजवानों, जाति आधारित गन्ना हुआ है, सुना आप लोगों ने? सुना है। उसकी रिपोर्ट मालूम हुई आप लोगों को? नहीं हुई रिपोर्ट मालूम। मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार के असेंबली में 243 मेंबरों के दरमियान में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस रिपोर्ट पर बात करे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी, चीफ मिनिस्टर के सामने में और असेंबली में भी, असेंबली से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अखबारात में फुल पेज एडवर्टीजमेंट देकर और हजारों जगह अपनी गुफ्तगू में मैंने उसका तज़किरा किया है कि 13 करोड़ आबादी हो गई बिहार की, और बिहार में सबसे बड़ी आबादी हुई है 20% हमारे इन दलित भाइयों की, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। उनकी आबादी के एतबार से उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4,11,000 होनी चाहिए। लेकिन इन बेईमानों ने गुज़िश्ता 30 सालों में उनकी 4,11,000 की जगह पर 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 उनकी नौकरी खा गए। मुसलमानों की आबादी 3,68,000, 2 करोड़ 31 लाख, उनकी 18% आबादी, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। और बड़ी चालाकी से इन बेईमानों ने मुसलमानों की 3,68,000 नौकरी की जगह पर 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम कर दिया। वहीं कोयरी कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 है। लेकिन नीतीश जी ने अपनी कुर्सी की ताकत के जरिए से 58,000 वाले को 1,18,000 नौकरी दिला दी है। यादव भाइयों की नौकरी में हिस्सेदारी 2,90,000 की होती है, उसने पूरी की पूरी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन आज समाजी इंसाफ की बात करने वाले नीतीश कुमार, समाजी इंसाफ की बात करने वाले तेजस्वी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 10 लाख नौकरी की बात करते हो, लेकिन 14,000 उर्दू के TET के लड़के फारिग हमारे नंबर पास कर चुके हैं, लेकिन वो डंडे खा रहे हैं, उसकी बहाली के बारे में कोई फिक्र नहीं है। हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाए उसके बारे में तुम्हारी जबानें नहीं खुलती। क्रिमिनल से, करप्शन से, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे नीतीश जी। लेकिन आपकी बस्ती बिहार शरीफ में 105 साल पुराना मदरसा अजीजिया, जिसको जला दिया जाता है। हमारी मजहबी किताबें, हम अपने ईमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। कुरान मजीद के नुस्खे, फिक़ह की किताबें, अहादीस के तर्जुमे सारे जला दिए गए। 41 से ज्यादा मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया, मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया। एक दिन नहीं, 2-2 दिन शरपसंदों ने किया। कहां चला गया आपका कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने का ऐलान? चूंकि मुसलमानों की बस्ती थी, हमको लूटा गया। मुसलमानों, दुनिया में कोई भी कौम जब तक खुद लड़ना नहीं चाहेगी, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। आज अगर इस सबको आपने देख लिया, आपने कांग्रेस को, राजद को, जदयू को, बल्कि कुछ लोगों ने भाजपा को भी देखा, कोई हमारा और आपका हमदर्द नहीं बना है।